शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एक साल पहले का फ्लैशबैक आ रहा है सर, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। इस बार थोड़ी चिंता और है। ग्लोबली 7 लाख नए मामले कल सामने आए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कुल मरने वालों की संख्या है ग्लोबली, वो अब 30 लाख के पार है। 3 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है। और भारत में भी सर रिकॉर्ड 2.25 लाख मामले। कोरोना की चिंता जरूर हावी होती हुई दिख रही है सर। दीपा, चिंता हावी नहीं, अब ऐसा हाल है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब सावधानी आपके हमारे हाथों में है। और सावधानी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका मास्क। और इसी वजह से आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत जो कर रहे हैं, वैसे 1 साल पुराना मामला हो चुका है, कहने बताने की किसी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन बेहतर ये कि हम मेडिकल सर्विसेज और सरकार के भरोसे रहें। उससे बेहतर ये कि हम अपना एहतियात अपने आसपास, अपने सब नियर एंड डियर वंस, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों का ध्यान खुद रखें। और उसका एकमात्र तरीका यही कि आप मास्क पहनकर हर वक्त बने रहें। और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की बात है वो तो है ही। दिक्कत ये है दीप कि इस वक्त अगर आप देखें और इस पूरे वीकेंड पर मैं लगातार एक चीज़ से जूझता रहा, वो ये कि मतलब आप सोच नहीं सकते इतने सारे फ़ोन कॉल्स। कहीं किसी को बेड चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, और सब चीज़ों की किल्लत होती दिख रही है। और ऐसा नहीं कि मेडिकल सर्विसेज अपना काम नहीं कर रही हैं, दम लगाकर कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर एक की एक लिमिटेशन है। आप और मैं शायद एक दिन 8 घंटे लगातार शो कर लें, 2 दिन कर लें, लेकिन अगर हमें भी 1 महीना लगातार 8 घंटे शो करना पड़े तो शायद हम भी कहीं कहीं थक जाएंगे, रुक जाएंगे। और साथ ही देखिए, कोरोना ऐसा तो है नहीं कि जो मेडिकल सर्विसेज वाले फैमिलीज़ हैं उनमें नहीं आ रहा है। अगर किसी के घर में वहाँ आ गया तो उनकी वो दिक्कतें, केसेस बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो दिक्कतें हैं और जो ट्रीटमेंट में मुश्किलें आ रही, उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात दीप एक और है, अब ये है कि अगर आप घर में बैठे हैं तब भी होने के चांसेस पूरे होते दिख रहे हैं। यानी कि एयरबॉर्न होता हुआ दिख रहा है, हवा से हवा में फैलता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम आज कार्यक्रम की शुरुआत इसी बात को लेकर कर रहे हैं, ताकि आप इसकी गंभीरता को और ज़्यादा समझें। इतने मामले आने के बावजूद हकीकत में देखा जाए तो लोगों की प्रेफरेंस अब भी ये कि काम करना है, बिजनेस करना है, घर में बहुत ज़रूरी हो तो ही बैठना है। इसके विपरीत अब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें हर वक्त, चाहे आप घर में भी हैं या घर के आसपास कहीं पर भी हैं, तब भी आप मास्क लगा कर रखें। शायद एक ही ये मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो आपसे किसी और को होने को रोक सकती है, और किसी और से आपके पास कोरोना ना आए, इसकी भी रुकावट के लिए ये मास्क है। तो इसीलिए हम आप में सब में जागरूकता करने के लिए और जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में, ये ध्यान में बहुत रखना ज़रूरी है दीप। बिल्कुल सर, सुरक्षा पर रखना बहुत ज़रूरी है। और आशा करते हैं कि आप सब सेफ हों और इस महामारी का जल्द से जल्द फाइनल एक्शन आपको आते हुए दिखे। चलिए सर, फिर आज का भी एक्शन समझते हैं। कोरोना के प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही जो मार्केट के अन्य ट्रिगर्स हैं, क्या बता रहे हैं सर आज के लिए? दीप, अगर ट्रिगर्स की बात करें तो ट्रिगर्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डराने वाले और परेशान करने वाले यही हैं कोरोना को लेकर। देश में 2.25 लाख नए मामले आते हुए दिख रहे हैं। हफ्ते भर पहले जब 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ था तो हमें ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्या हो गया, 1 लाख मामले आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब उन 1 लाख मामलों के मुकाबले अब 3 लाख मामलों की तरफ हम बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर। ये कोरोना का हाल है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के बाजार बेहद मजबूत है। S&P ने लगातार 12वें दिन लाइफ टाइम हाई बनाया है, और इस तरह की तेज़ी वाकई में पहले देखने को कभी नहीं मिली जो अमेरिका में देखने को मिल रही है, बेहतरीन इकोनॉमिक रिकवरी के दम पर। आज लोढ़ा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के IPO की लिस्टिंग है। 486 रुपये की इशू प्राइस है। देखते हैं लिस्टिंग के बाद किस तरफ ये इशू बढ़ता है। नतीजों के लिए आज से अब पूरा हफ्ता बड़े एक्शन का रहेगा। वीकेंड पर जो नतीजे आए HDFC बैंक और माइंट्री के, उन पर तो फोकस रहेगा ही। आज ACC और ICICI लोम्बार्ड, ये 2 वायदा कारोबार की कंपनियां और है जो अपने नतीजे पेश करेगी। तो नतीजों के लिहाज से भी इस हफ्ते एक्शन पूरा रहने वाला है दीप। बिल्कुल सर, तो भरपूर एक्शन रहने वाला है और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो समझने। सर आज की नई लिस्टिंग पर भी आपसे जानना चाहूँगा, पर ये जो कोरोना की बात है, एक बार जरा मार्केट के व्यू से भी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? क्योंकि जिस तरह का एक्शन मार्केट में अब आ सकता है कोरोना की चिंताएं लेकर, ऑफकोर्स पिछले साल जैसा नहीं होगा, ये तो आप लगातार बता ही रहे हैं सर, बट जो चिंता है वो क्या मार्केट में थोड़ा रोटेशन दिखा सकती है? 100% दीपा, रोटेशन से ज़्यादा ये कि नीचे की रिस्क खोलती है। और वो रिस्क ये है कि जब तक आप कोरोना के मामले
मामले इस तरह से बढ़ते हुए देखते हैं तब तक आपके लिए बाकी सारी चीज़ें बैकफुट पर चली जाती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। अल्टीमेटली इस वक्त सबके लिए ज़्यादा अहम ये हो जाता है कि आप किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाएं और किस तरह से ज़िंदगी की लड़ाई लड़ें। बिजनेस की लड़ाई बाद में भी लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा फोकस मेडिकल सर्विसेज पे सरकार का है, किस तरह से फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बेहतर ये कि इंडस्ट्री को ऑक्सीजन जाने के बजाय ऑक्सीजन पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ में जाए, जो ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब ये ज़रूरत के हिसाब से सही है, लेकिन अल्टीमेटली आप बिजनेस के लिहाज से देखेंगे तो इस तरह का माहौल वाकई में बिजनेस की जो ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आ रही थी उसको रोकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स, एनबीएफसी और साथ ही ऐसे बिजनेसेस जो कोरोना से प्रभावित होने वाले हैं उनके लिए फिर से मुश्किल भरा समय आने वाला है। अब आप जानते हैं कि मॉल, जिम, स्कूल, सिनेमा हॉल ये सब बहुत जल्दी वापस नहीं खुलेंगे, लंबा वक्त लग सकता है। आपको ये पता है कि बैंकिंग इसी तरह का माहौल रहा तो बिजनेसेस जो धीमे पड़ते हुए दिखेंगे, कई बिजनेसेस कम होंगे, बंद होंगे, ऑफिसेज वैसे लगभग सब जगह बंद हैं, तो उसका असर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पर दिखेगा, उसका असर आपको दूसरे बिजनेसेस पर होता हुआ दिखेगा। फ़र्क पिछली बार और इस बार यही है दीप कि पिछली बार पूरी तरह से देश भर में लॉकडाउन था, सब कुछ बिल्कुल बंद था, बेहद स्ट्रिक्ट मामले थे। इस बार थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हर सरकार अपने अपने हिसाब से स्ट्रिक्टनेस रख रही है, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो पिछले साल थी। इस बार थोड़े से सरकार की तरफ से भी एक्शन, थोड़े यूं कह सकते हैं कि आप अपना देखिए, अगर आपको लगता है बहुत ज़रूरी है तो जाइए। बहुत ज़्यादा सरकार और पुलिस की तरफ से वो रोकने वाली या उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख मामले रोज आने हैं और अगर 5-7, 10 दिन भी ये रहते हैं तब आपके लिए इकोनॉमिक रिकवरी पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, ये मुश्किलें होने वाली है। तो बहुत क्लियर है कि जब तक कोरोना का मामला थोड़ा सा काबू में नहीं आता तब तक बाजार के लिए बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ पाना या टिके रह पाना मुश्किल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी और रीबैलेंसिंग में अगर बैंक्स, एनबीएफसी और इससे जुड़े हुए दूसरे सेक्टर्स जो है वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तीसरी चीज़ जो होगी, जिन कंपनियों को कोरोना से सीधे सीधे फ़ायदा होता है उन कंपनियों में आप थोड़ी सी तेज़ी या फिर उसे आप एक तरह से सेफ मान कर चल सकते हैं। लेकिन देखिए फार्मा कंपनियों के लिहाज से भी देखिए, अगर लगता है कि रेमडेसिविर की बिक्री बहुत बढ़ेगी तो आज सरकार ने ऑलरेडी उनकी प्राइसेस कैप करके काफ़ी हद तक प्राइसेस नीचे किए, तो और वो ज़रूरी भी है। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा हल्के रहना चाहिए, कैश में रहना चाहिए और ये जो मौका बाजार देगा इस बार इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से वो एक आखिरी मौका होगा और स्पेशली उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो पिछली बार की मंदी में बाजार में निवेश करना मिस कर चुके हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही बाजार कोरोना को लेकर बहुत तेज़ी से गिर जाए, टूट जाए, वैसा आपको 15-20% का फॉल देखने को मिले, वो शायद गलती होगी। उतना सोचना गलत होगा क्योंकि बाजार पहले से ज़्यादा मैच्योर है। कोरोना को लेकर किस तरह से निपटना है, वैक्सीन वो आपके हाथ में है, तो अब वो वाला डर नहीं है। अननोन वाला जो डर था अब नोन वाला डर है, तो उस लिहाज से एक लिमिटेड करेक्शन आ सकता है और उस लिमिटेड करेक्शन में आपको एज एन इन्वेस्टर तैयारी रखनी चाहिए फिर से बाजार में और पैसा लगाने की। तो ये आखिरी मौका बाजार देगा। अब वो ये आखिरी मौका अप्रैल के महीने तक होता है, मिड मई तक होता है, कहाँ से आप कोरोना का टॉप बनते हुए देखते हैं और वहाँ से बाजार फिर मुझे लगता है कि जो रिकवरी करेगा हो सकता है जून जुलाई तक, अगर एक बार कोरोना आपका अप्रैल एंड तक या मई के फर्स्ट हाफ में धीमे पड़ने के, पीक आउट होने के संकेत दे दें तो फिर उसके बाद महीने 1.5 महीने में आप बाजार को फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि पहली चीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लें। दूसरा, आप कैश में रहें, थोड़ा बहुत है तो उस कैश का इंतज़ार करें किसी भी वक्त जब आपको पैनिक नज़र आए वहाँ पर धीमे धीमे डालने के लिए। और तीसरा, ट्रेडर्स को ओवरनाइट पोजीशन बिना हेज के, चाहे वो तेज़ी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो, नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है। तो थोड़ा सा ये सावधानी वाला समय है दोनों ही तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मंदी का ही सोचें, किसी दिन अचानक से बाजार बड़े गैप से भी खुल सकता है, दोनों तरफ की चीज़ें हो सकती है। तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें। कैपिटल प्रिजर्वेशन, आपका जो पैसा है उसे बचाने पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय कि मुझे इसी वक्त तुरंत सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कमा लेना है। वो मेंटेलिटी से आप प्रोटेक्शन वाली मेंटेलिटी में आ जाएंगे, पैसा बचाने वाले माइंडसेट में आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से दीप ज़्यादा बेहतर होगा।
बिल्कुल सर, तो कैपिटल प्रेजर्वेशन इस समय ज़्यादा ज़रूरी है, पर हर तरह के इन्वेस्टर के लिए, आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, अलग तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाजार में डिप आ सकता है, इन्वेस्टर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आइए सर, ये तो रही बाजार पर एक ब्रॉडर व्यू। आज का सेटअप भी आपसे समझना है और आज जो नई लिस्टिंग है वो भी आपके साथ उस पर भी चर्चा करनी है। बताएं सर, फिर आज के सेटअप के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, संकेत क्या है? ग्लोबल संकेत तो दीप पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका में जिस तरह की तेज़ी हो रही है, और मुझे कभी कभी ये लगता भी है कि इतना बढ़िया अमेरिका का बुल रन हम मिस कर रहे हैं। नो डाउट अमेरिका की तेज़ी अपने वहाँ के दम पर हो रही है, वहाँ के इकोनॉमिक रिकवरी के दम पर हो रही है। बेरोजगारी के आंकड़े कम हैं, रिटेल सेल्स बढ़कर आ रही है, इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत साफ दिख रहे हैं, ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर है। एक जो चिंता थी थोड़ी बहुत पिछले कुछ दिनों में आपके बॉन्ड यील्ड को लेकर, वो भी 1.56 1.57 के आसपास आ चुके हैं, कंफर्टेबल है। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए? तो अमेरिका में तो जो तेज़ी बन रही है काबिले तारीफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोरोना के मामले इतने बढ़कर आ रहे हैं कि हम इस वक्त ग्लोबल संकेतों को मजबूरी में नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जो कि सही भी है, गलत नहीं है। अगर इतने आंकड़े बढ़कर आएंगे तो बाजारों को उस पर रिएक्शन देना ही होगा। तो नहीं तो शायद कोई और वक्त होता तो सोचिए हमारा निफ्टी 15,500 पर नहीं होता, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा 16 साढ़े 16,000 पर आप निफ्टी को आराम से देखते हैं। इस तरह के बेहतरीन ग्लोबल संकेतों के बीच में जहाँ डाउ आपको नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहा है। देखिए शुक्रवार को डाउ नए रिकॉर्ड बनाते हुए दिखा, 12 दिनों से S&P रिकॉर्ड बना रहा है। इससे बढ़िया ग्लोबल संकेत क्या मिलेंगे? अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हाँ एक तरह से अगर आप इसे पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो ये कि यही सोचिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर होते और हमारे यहाँ कोरोना की चिंताएं, तो शायद हम ऑलरेडी 13,500 के आसपास भी आ चुके होते। तो कम से कम ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती से हम उतने बुरे तो नहीं गिरे जितना शायद गिर जाते। तो ठीक है, पॉजिटिव सोचना ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि इससे बढ़िया ग्लोबल संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते, और ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है। एफआईज के संकेत भी अच्छे हैं, पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे शुक्रवार के सेशन में। आज देखते हैं क्या कुछ होता है, और स्पेशली शुक्रवार के सेशन में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आने के बावजूद आंकड़े अच्छे हैं एफआईज की तरफ से। ग्लोबल फंड्स इस महीने अप्रैल के महीने में पहली बार दम दिखाकर थोड़ी बहुत खरीदारी करने की कोशिश करें। अब मुकाबला तो नहीं कर सकते एफआईज का, आप और हम जानते हैं, लेकिन अपनी ताकत के हिसाब से फिर भी खरीद रहे हैं एफआईज घरेलू फंड, वो पॉजिटिव साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत आपके लिए न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट्स कॉशियस से नेगेटिव साइड पर है, ट्रेंड न्यूट्रल है। ये आपके लिए सारे संकेत दीप। ओके, तो ये है आज का आपका सेटअप। कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ न्यूट्रल और कॉशियस ट्रेंड्स भी हैं आपके लिए। रेंज क्या निकल कर आ रही है सर बड़ी वाली बाजार के लिए? 14,350 14,450 दिन के लिए पहला मजबूत सपोर्ट जोन है, उस पर नज़र रखिए। उसके नीचे फिसले तो आखिरी सपोर्ट के तौर पर 14,250 14,300 ये मानकर चलिए। 14,250 के नीचे अगर आप गिरते हैं, बंद होते हैं, तो फिर एक नीचे की नई डाउन साइड रिस्क खुलती है जो 14,000 13,800 की रेंज में कहीं न कहीं निफ्टी को ले जा सकती है। तो ये आखिरी उम्मीद है आपके लिए 14,250 14,300। ऊपर की तरफ 14,575 14,625 ये छोटी रेंज है, और उसके ऊपर वैसे तो निकलना मुश्किल ही है आज के माहौल को देखते हुए। 14,700 775 स्ट्रॉन्ग सेल जोन आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 31,400 31,700 ये तुरंत प्रभाव से सपोर्ट लेवल है। इस रेंज में कहीं न कहीं हम खुलते हुए दिखेंगे, लेकिन इसके नीचे का जो रेंज निकल कर आ रहा है दीप, वो बहुत दूर है। 30,525 से लेकर 30,800 सीधा यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट नीचे का रेंज दिख रहा है, और उस रेंज तक जाने की संभावनाएं बन सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में रेंज काफ़ी बड़ी है, और उसकी वजह आप समझ भी सकते हैं, हर रोज़ बैंक निफ्टी में बड़े मूव आते हुए नजर आ रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर 31,975 जहाँ पर कल आप बंद हुए हैं शुक्रवार को, 32,150 ये आपकी रेंज है। उसके ऊपर 32,325 32,500 स्ट्रॉन्ग सेल जोन एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं। ये आपके लिए सारे बड़े लेवल्स। जो दिन की रेंज है वो मैं आपको बता दूं, निफ्टी 14,450 14,575, मीडियम रेंज 14,350 14,625, और बड़ी रेंज 14,300 से लेकर 14,700। ये 14,250 तक भी गिन सकते हैं, लेकिन 14,300 14,700 आज के लिए काफ़ी होनी चाहिए। बैंक निफ्टी 31,400 से लेकर 31,975 ये आपकी बैंक निफ्टी की दिन की छोटी रेंज है। उसके बाद ऐसे देखा जाए तो बीच में छोटे मोटे लेवल्स हैं, लेकिन बड़े लेवल जो निकल कर आते हैं रेंज के लिहाज से वो सीधा 30,800 का निकल कर आता है। 30,800 32,150 ये मीडियम रेंज होगी। 30,725 या फिर 30,525 तक भी आप मानकर चल सकते हैं। 32,325 ये ऊपर की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जिन पर आपको रखनी है नज़र। जी दीप।
ओके तो ये है आपके लिए दिन की रेंजेस जहां पर रखनी है नज़र, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के लिए। सर फ्राइडे के एक्शन में क्या बदलाव हुआ है एफआईएस की पोजीशनिंग पीसीआर को लेकर? दीप, एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 2% घटी है, कोई खास बात नहीं, 61% के आसपास है। पुट कॉल रेशियो में कोई खास बदलाव नहीं, 139 से 138 आया। विक्स में कोई खास बदलाव नहीं, 2040, यानी कि फ्राइडे का सेशन काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहा। 36 पॉइंट निफ्टी बंद हुआ ऊपर, 135 पॉइंट नीचे बंद हुआ बैंक निफ्टी, यानी कि कोई खास बड़े बदलाव इंडेक्स में है नहीं, और लेवल्स और रेंज में भी इस लिहाज से आपको ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे। निफ्टी में जो लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस शुक्रवार को दिया था, वही स्टॉप लॉस आज भी है। क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर 14,500 का जो शुक्रवार को ट्रिगर नहीं हुआ, आज होने के पूरे चांस हैं। बैंक निफ्टी पर 31,700, ये भी खुलते ही आपके ट्रिगर हो जाएंगे। तो आज लॉन्ग पोजीशन पे डे ट्रेडर्स के लिए तो स्टॉप लॉस खुलते ही ट्रिगर हो जाएंगे। क्लोजिंग अगर 31,500 के नीचे मिलती है तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, और 31,700 के नीचे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है तो आपको अपनी तेजी की पोजिशनल भी कम कर लेनी चाहिए। जहाँ तक शॉर्ट पोजीशन का सवाल है, 14,700 जो शुक्रवार का लेवल था, जो ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी वही रखिए, और आज तो होने के चांस है ही नहीं के बराबर है। और 32,500 शुक्रवार को भी आपको यही लेवल दिया था ताकि आपकी शॉर्ट ट्रिगर ना हो, और नहीं हुआ होगा। आज आप एंजॉय कर सकते हैं 32,500 का, आज फिर से स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो ये स्टॉप लॉसेस के लेवल है दीप, जिन पर आपको करना है फोकस। क्लियर बात है सर। तो चलिए, ये तो रही एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल। नई पोजीशंस फिर आज कैसे बनाएंगे सर? गैप डाउन होने वाले, क्या स्ट्रैटेजी करें? बेचे निफ्टी 14,700 के स्टॉप लॉस के साथ कल के हाइस पर, शुक्रवार के हाइस पर 14,500, 14,450, 14,375, 350, 325। बेसिकली 14,325 से 14,375 एक सपोर्ट रेंज है, वहाँ तक जाने की संभावना है, फिर बनेगी। उसके नीचे 14,250, 14,275 तक के लेवल। तो अभी शॉर्ट में आपके लिए 14,250, जहाँ से आपने एक रिकवरी दी है, 14,250 का लो बनाया है 12 अप्रैल को, वहाँ से हमने रिकवरी दी है, वहाँ तक की राह खुलती है, तो उस पर नज़र रखिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं 14,250, 14,350 की रेंज में मौका देख सकते हैं। 14,450 के आसपास क्योंकि आप खुलने का देख रहे हैं, हो सकता है उसके बाद आज नहीं तो कल आपको बाजार मौका दे 14,250, 14,350 की रेंज में, यहाँ पर खरीदना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14,200 का होगा। 14,400, 450, 500, 550 ये सारे टारगेट्स होंगे ऊपर की तरफ, जिनके लिए आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी उन लेवल्स के आसपास, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जहाँ तक शॉर्ट पोजीशन बनाने का सवाल है, बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 32,500 का ही स्टॉप लॉस रखिए वहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करनी है, तो ताकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके नीचे 32,325 लाएंगे, उसके बाद 32,000 का भी हो जाएगा कल शुक्रवार की क्लोजिंग के आसपास का। तो स्टॉप लॉस धीमे धीमे हम नीचे ले आएंगे, वो फाइनली 32,000 का स्टॉप लॉस आपका बन जाएगा। नीचे की तरफ टारगेट पहला जो बनेगा 31,775, 31,500, उसके बाद 31,400। ज़्यादा संभावना है कि आप 31,400, 500 के आसपास एक बार सपोर्ट लेते हुए देखें। उसके नीचे फिसले तो 31,250, 31,000, 30,800, 30,725, ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आप बिकवाली कर सकते हैं। अब जो खरीदना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 30,725, 30,800 के आसपास खरीदिए। 30,500 अहम सपोर्ट है, तो हो सकता है 30,500 तक भी आए, तो 30,500, 30,800 की रेंज में आप खरीदिए। नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 31,000 का होगा, और माफ़ कीजिएगा 30,500 का होगा। टारगेट जो होगा वो 31,000, 31,200, 31,400, 31,500 और 31,700, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आप निचले स्तरों पर कर सकते हैं खरीदारी। तो ये है दीप आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की राय। और इसीलिए आपको याद होगा शुक्रवार को हम ये कह भी रहते हैं कि लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेकर जाएं तो एक नीचे आपको पुट ऑप्शन ज़रूर खरीद कर जाना चाहिए, बिना हेजिंग के आप लॉन्ग करके न जाएं, क्योंकि वीकेंड पर कोरोना के मामले अगर बढ़कर आए, किसी तरह का ऐसा कुछ केस देखने को मिला, तो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है। और आई एम श्योर जिन लोगों ने पुट खरीद कर रखा है उनके लिए थोड़ी सी सेफ्टी ज़रूर आज मिलेगी। जी दीप। बिल्कुल सर, सेफ्टी वहाँ से मिल रही है। और किसी को अगर अभी भी कंफ्यूजन हो बाजार के मूड माहौल को लेकर सर, तो यूजुअली जब भी हम नई पोजीशंस की बात करते हैं पहले बाय स्ट्रैटेजीज आप देते हैं और फिर सेल स्ट्रैटेजीज देते हैं, बट आज सेल स्ट्रैटेजीज पहले दी हैं दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी की, और उसके बाद बाय कॉल्स। तो मूड माहौल आप आज के लिए तो एटलीस्ट बाजार का अब आप इतना साथ साथ में शो करने के बाद अब आपको पता चलने लगी है कि अगर पहले सेल स्ट्रेटेजी आई, मतलब डायरेक्शन और मूड किस तरफ है। दिक्कत एक ही दिख रही है दीप के मुझे ना, दो चीज़ों से प्रॉब्लम है। एक तो ये कि
जिस तरह के मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं वो बहुत चिंता की बात है। और स्पेशली जब आप सब लोगों से बात करें, लोग आपसे मदद मांगे और आप न कर पाएँ तो बड़ी तकलीफ़ होती। तो एक वो है, वो एक तकलीफ़ है। दूसरी तकलीफ़ ग्लोबल रैली में पार्टिसिपेट न कर पाने की, वो मार्केट रिलेटेड है कि आप देखिए एक भी एशिया का बाज़ार ऐसा नहीं कि जो लाल निशान में हो। 1.25% ऊपर हांगकांग है, हम खाली देखते रहेंगे। क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जब ये गिरेंगे ना तब तो हमें इनके साथ गिरना ही है वापस। और अब ये बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ने में, हमारे अपने मामलों की वजह से, हम कोरोना की वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे। तो दोहरी तकलीफ है, एक मार्केट की है, एक मार्केट के बाहर की है, और दोनों ही कम नहीं है, दोनों ही बड़ी तकलीफ है। दीप, बिल्कुल सर, तो तकलीफ तो है ही ज़रूर, और उसकी वजह से बाजार में चिंता का भी माहौल इस समय है। सर, वायदा कारोबार की बैन लिस्ट डबल हो गई है, सेल बना हुआ है बैन में, और उसमें अब फ्रेश एंट्री हो गई सन टीवी की। तो दोनों एसके स्टॉक्स, सेल और सन टीवी, आज वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में है। अच्छा सर, वायदा कारोबार का डेटा और एफआईएस का फंड एक्शन भी थोड़ा समझाएं। पॉजिटिव लग रहा है एफआईएस डीआईएस का एक्शन फ्राइडे के सेशन को देखकर। शुक्रवार का डेटा तो अच्छे हैं दीप है, जैसा मैंने सोचा था उसके मुताबिक या उससे थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 438 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईएस की तरफ से, और स्टॉक फ्यूचर्स 1050 करोड़ के, यानी कि आप देखो 1500 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स खरीदे हैं। ये कम नहीं है, किसी भी लिहाज से अच्छी खरीदारी का आंकड़ा माना जाएगा। और घरेलू फंड ने भी साथ में 650 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। इंडेक्स में भी बड़ा नहीं, 54 करोड़ का ही, लेकिन है आंकड़ा खरीदारी का। तो आंकड़े तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्रवार के सेशन में एफआईएस की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से भी 3127 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं। अब आप इसमें दोनों बराबर हैं दीप, पुट और कॉल दोनों, मतलब दोनों बराबरी वाला मामला है। पुट भी खरीदें तो कॉल भी खरीदें। इंडेक्स में भी 54 करोड़ की खरीदारी, लेकिन यहाँ पर भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बराबर हैं। तो एफएनओ को लेकर एफआईएस में थोड़ा सा न्यूट्रल सा व्यू है, लेकिन कैश मार्केट और स्टॉक फ्यूचर्स को मिलाकर देखें तो एफआईएस की तरफ से आंकड़े बुरे नहीं हैं। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 8 लाख शेयर वायदा कारोबार में ऐड हुए हैं शुक्रवार के सेशन में, और प्रीमियम 10 पॉइंट से बढ़कर 27 पॉइंट पहुंची है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है आज के लिए, कि नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर काफ़ी बनी है शुक्रवार के सेशन में। और आज जो शुक्रवार को लॉन्ग पोजीशन बनाकर गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज इतनी गैप से नीचे ओपनिंग मिल सकती है। ऑफ कोर्स किसी ने नहीं सोचा, हमने भी नहीं सोचा। हेजिंग के लिहाज से ठीक है कि आप एक बार करके चल सकते हो। लगातार 3 दिनों से बाजार पॉजिटिव बंद दे रहा है। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आखिरी आधा घंटा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग छोड़ दो तो बाजार तो अच्छा मजबूती के साथ बंद हुआ है। तो उस लिहाज से इतनी गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी इसकी संभावना कम थी। वो लॉन्ग पोजीशन जो बनी है वो आज रिस्क पर है, उनकी जो अनवाइंडिंग होगी वो बाजार पर दबाव बनाएगी। तो इसलिए जितना कम गैप से खुलेंगे उतना गिरने के चांस आपके लिए बढ़ जाएंगे। तो 14,500 आपके लिए तुरंत प्रभाव से एक छोटा सपोर्ट लेवल है। 19 लाख शेयर है वहाँ पर। 14,600 पर भी पुट में 12 लाख शेयर जुड़े हैं। 14,400 तोड़ने पर थोड़ा और, यानी कि लगभग 27-28 लाख शेयर आपके पुट सेलर्स जो हैं जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है वो रिस्क पर आ जाएंगे। ऊपर अब आपको पता है 14,700 पार करना मुश्किल है। डेटा कम है लेकिन जो भी बने वो लॉन्ग साइड पर थे और वही बाजार की रिस्क है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 31,000 तुरंत प्रभाव से एक मजबूत सपोर्ट है। 7 लाख शेयर है छोटा है आंकड़ा, और 32,000 7 लाख शेयर है। 32,000 पे 5 लाख शेयर। तो वायदा कारोबार में एक ही डेटा नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट है 31,000, उसके नीचे कमजोरी और बढ़ेगी। 14,400 निफ्टी पर, उसके नीचे कमजोरी और बढ़ेगी। तो ये लेवल्स हैं जिन पर डेटा है, जिन पर आपको नजर रखनी है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स डेटा जहां पर आपको आज ट्रेड के लिए नजर रखनी है। बैंक निफ्टी के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर? हाँ, बैंक निफ्टी के लिए दीप 31,000 ये आखिरी सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास। इसके नीचे फिर मामला थोड़ा सा सीरियस होता दिखेगा। ओके, तो 31,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर। देखते हैं आज होल्ड करता है कि नहीं। बड़ी लेवल्स निकल कर आ रही हैं क्योंकि बैंक निफ्टी पर हमने पिछले हफ्ते पूरे सारे के सारे ट्रेडिंग सेशंस में देखा काफ़ी बड़ा स्विंग होते हुए दिखा है। अच्छा सर, इसके अलावा आज एक नई लिस्टिंग भी है और मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा की आईपीओ स्टेज में तो आपने कहा था कि इससे दूर ही रहें तो अच्छा है लिस्टिंग गेंस के लिहाज से तो एटलीस्ट। और आज तो मूड माहौल भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है बाजार का। किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर? दीप देखिए 486 रुपये की इशू प्राइस तय की है और इशू मुश्किल से 1.25 से 1.5 गुना 1.36 टाइम हुआ था। जहाँ इशू में सब्सक्रिप्शन कम हो वहाँ लिस्टिंग के बाद स्टॉक कैसा मूव करेगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है। आपने देखा 100 से 150 और 1.25 200 गुना जो हाल ही में आईपीओ भरे हैं
वहाँ लिस्टिंग के बाद तेज मुनाफा वसूली या बिकवाली आई है। फॉर एग्जांपल ईज माई ट्रिप उनका आईपीओ देख लें या कुछ और दूसरे आईपीओ देख लें। उसके विपरीत बारबेक्यू नेशन मुश्किल से 2-3 गुना भरा था और वहाँ पर आप देखिए कि लिस्टिंग के बाद तगड़ी खरीदारी आ गई। तो जहाँ इशू कम भरे वहाँ पर ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है कि लिस्टिंग के बाद क्या होगा, क्योंकि वो स्टॉक कॉर्नर्ड होता है और जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो सोच समझ कर लगा रहे हैं कि इशू आप सबको पता है कि कम भरने वाला है, नहीं भरने वाला है, लिमिटेड भरने वाला है, तो उसके बाद में क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने ऑलरेडी लिस्टिंग गेन के लिए पैसा नहीं लगाने की राय दी थी और मुझे उम्मीद है इशू प्राइस के आसपास ही कहीं ना कहीं लिस्ट होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए जो भी है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर इशू प्राइस के आसपास लिस्ट होने के बाद बाजार के मूड माहौल को देखते हुए और जो सब्सक्रिप्शन मिला है इतना कम 1.25 गुना के आसपास, उसके बाद ये नीचे आता है तो फिर नीचे आने के बाद आपके लिए खरीदारी के अच्छे मौके होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अब ये अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल काम है कि 10% नीचे आ सकता है, 5% या 15%, बट मेरा ये समझना है अगर 15-20% का आपको अगर इशू के बाद ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिखे तो वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया मौका देगा। तब आपके लिए वैल्यूएशन एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। बेसिकली इस इशू में एक ही दिक्कत थी, वैल्यूएशन उतने आकर्षक नहीं थे जितने आपको आईपीओ में चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए, और शायद यही वजह कि बाजार ने अपनी समझ से, इन्वेस्टर्स ने सबने अपनी समझ से उतना लिमिटेड रेस्पॉन्स इस आईपीओ को दिया। तो अब या तो ये है कि दो ही ऑप्शन है, या तो लिस्टिंग के बाद एक अच्छे से गिर जाए और वहाँ गिर जाए, वहाँ वैल्यूएशन आकर्षक हो, 15-20% का अगर आपको फॉल मिले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तब आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। और नहीं तो अगर लिमिटेड लोगों के हाथ में स्टॉक है और जिन्होंने पैसा लगाया उन्हें बेचना नहीं है, और अगर थोड़ा भी आप फिर खरीदने आ जाएं, शॉर्ट करने वाले तो कोई है नहीं, तो फिर कुछ भी भाव भी हो सकता है। सो दोनों चीज़ में कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर 15-20% नीचे आता है तो फिर वैल्यूएशन रीजनेबल है, और उस लेवल पर अगर आईपीओ आता तो वैसे भी आईपीओ धूम धड़ाके से लिस्ट होता, तो वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ बनता है जहाँ 15-20% का गिरावट हो। इसका मतलब ये नहीं कि होगा ही होगा, हो तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए, और नहीं तो फिर देखिए जो होता है देखिए। बिल्कुल सर, तो देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है, बट यहाँ से थोड़े करेक्शन पर वैल्यूएशन ज़्यादा आकर्षक रहेंगे, करंट प्राइस पर नहीं है। मैक्रोटेक का इसकी आज होने वाली है लिस्टिंग, नजर रखेंगे इस काउंटर पर। साथ ही ढेरों और स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमारी नजर रहने वाली है, कई सारे खबरों वाले शेयर्स भी हैं और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी समझते हैं। आइए कुशल, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ इस समय तैयार हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से हैं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स खबरों वाले शेयर्स। बिल्कुल दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप देखिए एफ&ओ स्पेस से एसीसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन दो काउंटर्स के नंबर्स जो हैं वो पोस्ट मार्केट आते हुए दिखेंगे। साथ ही कैश स्पेस से क्रिसिल और बजाज कंज्यूमर पर आपको फोकस रखना होगा। साथ ही सनोफी इंडिया ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा कि फाइनल डिविडेंड 125 रुपये प्रति शेयर का दिया गया था। साथ ही जो स्पेशल डिविडेंड है वो 240 रुपये प्रति शेयर का ऐलान किया था कंपनी ने। HDFC बैंक यहाँ पर भी वीकेंड के दौरान इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो 8,186 करोड़ पर आया है। 18% की बढ़त इसमें देखने को मिली है। साथ ही अगर आप कंपनी की ब्याज से आय देखें तो वहां पर भी 12.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर जो प्रोविजनिंग बढ़ी है उस वजह से थोड़ा मुनाफे पर जो है अनुमान से कमजोर आंकड़े आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वो सुधरती हुई दिखी है। इनफैक्ट GNPA जो है 1.38% से घटकर 1.32% पर आता हुआ नजर आया है। माइंड ट्री यहाँ पर अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स थोड़े से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो मार्जिन है, हमारा अनुमान 17.8% का था, उसके मुकाबले 18.6% की आई है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 317 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 300 करोड़ का था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है Q4 की वो करीब करीब 20% बढ़कर आती हुई दिखी है। यही नहीं, ICICI लोम्बार्ड ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। मुनाफा इन लाइन आता हुआ दिखा है करीब 23% की बढ़त के साथ 346 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम है वहां पर भी 9.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है, और बेहतर सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी ने दर्ज किया है। MMTC मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी, 13 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, उसके मुकाबले 52 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही अगर आप कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेटा उसको देखें तो वहां पर भी 78% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और अंत में भारत इंजीनियरिंग BEPL के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें स्पेसिफिक नंबर्स बेहतर साइड पर हैं, हालांकि लोअर बेस था पिछले साल का। मुनाफे में 21 गुना का उछाल आता हुआ दिखा है, 8 करोड़ से बढ़कर 163 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का उछाल देखने को मिला है, 5% से 50% की मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट की है।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स और स्पेशली आज के रिएक्शंस इन नंबर्स पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स हैं देवांशी के पास। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो ग्लेनमार्क फार्मा, कई दिनों से हम आपको यही कह रहे थे कि आप इस स्टॉक पर नज़र रखिए। इसका जो आईपीओ है एपीआई कारोबार का वो होता हुआ दिखेगा और आप देखिए अब फाइनली उन्होंने जो सेबी है वहाँ पे अर्जी कर दी है। कुल मिला के 1160 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और साथ ही कंपनी 73 लाख शेयर्स जो है वो ओएफएस के जरिए बेचेगी। ₹2 का फेस वैल्यू है, लेकिन अभी तक जो वैल्यू है या वैल्यूएशंस हैं वो आने बचे हैं। इसकी जो इश्यू प्राइस है वो भी आनी बची है, लेकिन इस पर आपको नजर रखनी है। सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज, जुबिलेंट फार्मोवा, ये सारी कंपनीज जो कि रेमडेसिविर बनाती हैं, इन पर आपको नजर रखनी है। फाइनल नोटिफिकेशन आया था शुक्रवार को। पोस्ट मार्केट की कंपनियों ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जो कीमत है वो घटा दी है। अब देखिए कैडिला ने 2800 से कम करके 899 कर दी है। सिप्ला, जुबिलेंट, डॉक्टर रेड्डी सब ने अपनी जो कीमत है वो लगभग आधी कर दी है, तो इस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही जो उत्पादन है वो दुगना होता हुआ दिखेगा और साथ ही इनका ये भी कहना है सरकार का कि आने वाले 15 दिनों में प्रतिदिन 3 लाख शीशों का उत्पादन भी होता हुआ दिखेगा, यानी कि वायल्स बनते हुए दिखेंगे, तो शॉर्टेज कम हो जाएगी। इस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही लिंडे इंडिया जैसी कंपनीज पर नजर रखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई जो है इस पर रेस्ट्रिक्शंस अब लग चुके हैं। 22 अप्रैल से इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है और 9 अहम सेक्टर्स हैं जिनको छूट मिलेगी। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज बन रही है। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स, इनकी जो ऑपरेशनल अपडेट आए हैं चौथे तिमाही के, काफ़ी शानदार हैं। आप देखिए इनकी जो नई बिक्री है उसमें करीब 43% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। कलेक्शंस आप देखिए काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। सबसे अधिक तिमाही कलेक्शंस इस बार कंपनी ने पोस्ट की हैं। 16% तक की बढ़त आई है कलेक्शन में 378 करोड़ पर, और साथ ही जो नेट रियलाइजेशंस हैं उसमें भी करीब 12.5% तक की बढ़त आती हुई दिखी है, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। एग्रोटेक फूड्स पर नजर रखें, जहां पे मार्च तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 3.28% हिस्सा था, वहां से बढ़ाकर 3.59% कर दिया है, तो इस पर भी आज नजर रखनी होगी। ओके, तो कुछ और खबरों वाले शेयर्स आज मिले और स्पेशली फार्मा स्पेस जहां पर आपको फिर से एक्शन आते हुए दिख सकता है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सिर्फ 3 खबरें हैं। केसी इंटरनेशनल, अदानी ग्रीन और एविएशन स्टॉक्स। केसी इंटरनेशनल वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन के साथ कंपनी ने करार किया है। अडानी ट्रांसमिशन की सब्सिडरी है ये वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना में जो बचे हुए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए करार किया गया है। 477 करोड़ में ट्रांसमिशन का काम इस करार के तहत होगा। अदानी ग्रीन टोरंट पावर से 150 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। करंट अगर ऑर्डर्स की बात करें 3520 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स ऑपरेशनल हैं और इस ऑर्डर मिलने के बाद टोटल पोर्टफोलियो जो है 15,390 मेगावाट कैपेसिटी का होता हुआ दिखेगा, जिसमें से 11,870 मेगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में है फिलहाल। और अंत में एविएशन स्टॉक्स पर भी फोकस रखिएगा। दिल्ली सरकार ने इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दिया है। महाराष्ट्र से आने वाले पैसेंजर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जांच नहीं करने का आरोप लगाया गया है और इसी के तहत एफआईआर का ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखा है, तो इसके चलते एविएशन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो नजर रखिए एविएशन काउंटर्स पर, कुछ कैप गुड्स स्पेसेस पर भी। आइए आज के ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज किधर है ब्रोकरेजेस की नजर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले नतीजे वाले स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर नतीजे देखिए बढ़िया देखने को मिले थे। हालांकि प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते थोड़ा सा मुनाफे पर असर देखने को मिला था, लेकिन सीएलएसए मान रहे कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है इसका कंपनी के कारोबार पर अधिक असर देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए सबसे ज़्यादा लक्ष्य जो दिया है वो करीब 2000 रुपये का दिया मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग के साथ। सबसे कम लक्ष्य दिया है क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय देना 1860 रुपये के लक्ष्य के लिए और सीएलएसए 1825 का लक्ष्य दे रहे हैं।
हैं 1430 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। माइंट्री यहाँ पर देखिए नतीजे आए थे, ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2581 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि डिमांड आउटलुक बढ़िया नजर आ रहा है और कंपनी की जो डील पाइपलाइन है वो भी अच्छी है। मैक्वायरी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं करीब 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके साथ अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली इन्होंने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 2300 रुपये के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन्होंने भी अपने नतीजे जारी किए थे, सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य में कटौती की है, 1700 से कम करके 1575 कर दिया है। और इसके पीछे का कारण ये बता रहे हैं कि जो क्लेम्स में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, स्टॉक बेहद प्रीमियम वैल्यूएशन पर चल रहा है, जिसके चलते देखिए उन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 1480 रुपये के लक्ष्य के लिए, बिल्कुल शुक्रवार की क्लोजिंग भी 1480 की है। ग्लेनमार्क यहाँ पर लाइफ साइंसेस कारोबार के आईपीओ के लिए जो अर्जी दी है, इसके बाद जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 530 के लक्ष्य के लिए, हालांकि 570 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि जो ओएफएस आएगा और फ्रेश इशू करीब 1160 करोड़ का है, लेकिन कंपनी को कर्ज कम करने के लिए और पूंजी की आवश्यकता होगी, जिसके चलते देखिए इन्होंने थोड़ी सी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। जेएसपीएल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 410 रुपये के लक्ष्य के लिए, 413 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। एसबीआई कार्ड जहां पर भी नजर रखनी होगी, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 970 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि फरवरी 2020 आरबीआई डेटा के मुताबिक अगर आप देखें तो महीने दर महीने क्रेडिट कार्ड्स में जो इनका मार्केट शेयर है, इसमें हल्की सी गिरावट आई है। हालांकि पूरे साल भर में अगर आप देखें तो करीब 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त भी देखने को मिली है। वोल्टास यहां पर नजर रखनी होगी, मैक्वायरी की रिपोर्ट है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, 884 रुपये का लक्ष्य दिया है, करीब 956 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर तो मजबूत है, लेकिन जिस प्रकार से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरे हेडविंड्स है, जिसके चलते स्टॉक पर थोड़े से कॉशियस है। अंत में टू व्हीलर स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी, सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर 2 स्टॉक्स पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। हीरो मोटोकॉर्प पर देखिए रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 3610 से घटाकर 3040 कर दिया है। और बजाज ऑटो यहां पर देखिए तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 3915 से घटाकर 3750 कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि जो रिकवरी आई है टू व्हीलर बिजनेस में वो थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। लेकिन आइशर मोटर्स यहाँ पर नजर रखनी होगी, यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया उन्होंने और लक्ष्य 2540 पर बरकरार रखा है। इन्होंने कह रहे हैं कि होलसेल और रिटेल में अगर आप देखें बिक्री में तो थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। टीवीएस यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 600 रुपये के लक्ष्य के लिए, कह रहे कि लगातार कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। चलिए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और फोकस करते हैं पिक ऑफ द वीक पर। आज है सोमवार, आपको मिलेगा हफ्ते के लिए एक बेहतरीन शेयर। सभी मेहमानों को सुप्रभात। सिमी जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत कीजिए आप कोलकाता से। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पास आज भी खरीदारी का ही कॉल है। पिक ऑफ द वीक मैंने सन फार्मा को चूज किया है। मुझे लगता है कि लास्ट 2 साल से एक नया हाई बनाया है ये स्टॉक, एक नया क्लोजिंग था लास्ट 2 साल की, तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम मेंटेन होना चाहिए। 630 का स्टॉप लॉस मेरे तरफ से होगा और वीकली टारगेट होगा 670 से 680। तो सन फार्मा मेरे तरफ से पिक ऑफ द वीक। ओके, 670 680 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये है सन फार्मा में पिक ऑफ द वीक के तौर पर खरीदारी करने के लिए। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है इस हफ्ते के लिए? सुप्रभात अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है एचडीएफसी बैंक। थोड़ा डिफेंसिव हुआ हूँ, नतीजे अच्छे आए हैं, स्टॉप लॉस भी पास में है 1420 का स्टॉप लॉस है, 1450 का टारगेट है और एचडीएफसी बैंक है मेरा पिक ऑफ द वीक। 1428 पर हुआ है बंद, 1420 छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और 1450 के टारगेट के लिए करें खरीदारी एचडीएफसी बैंक में। वागले साहब नमस्कार, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द वीक है बंधन बैंक, जिसको मैं सेल करना चाहता हूं। हालांकि सिमी जी के साथ हूं मैं। सन फार्मा मुझे भी अच्छा लग रहा था, हमने फ्राइडे को कवर किया था, लेकिन आज मैंने कहा कि ये माहौल थोड़ा सा शायद कंटिन्यू हो सकता है ऑन द डाउन साइड, तो मुझे एक सेल कॉल देना था। बंधन बैंक 323 का बंद है, मुझे लगता है ये ऑन द डाउन साइड 300 तक जा सकता है 2 से 3 दिनों में। और आपको बुधवार को छुट्टी है तो शायद ये आज और कल का ही कॉल होगा। आपका स्टॉप लॉस 327, टारगेट 300। ओके, 327 छोटा सा स्टॉप लॉस, 4 रुपये ऊपर, 300 रुपये तक के टारगेट के लिए शॉर्ट करें बंधन बैंक को। वैसे भी गिरने के मामले में जब भी मामला आता है तो बंधन आरबीएल जैसे बैंक थोड़े आगे रहते भी हैं, तो अगर कमजोरी हुई बाजार में तो यहाँ पर आपके लिए कॉल
शॉर्ट साइड पर। आइए जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब बताइए आपने कौन से शेयर चुना है या चुने हैं? हाँ देखिए अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल माहौल काफी खराब है तो थोड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म पे ही जाएंगे। और हमारे राजस्थान में तो अब लॉकडाउन भी लग चुका है, एक्सटेंड हो गया है जो वीकेंड का था मई की 3 तारीख तक। सो दिख रहा है मार्केट में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। सो बहुत एक्सुबरेंटली और बहुत एग्रेसिवली बाइंग नहीं करने की राय दूंगा मैं, और थोड़ा कॉशियस और डिफेंसिव रहे, जैसे बंसल जी ने भी वर्ड यूज किया एंड आपको भी मैं सुन रहा था और बहुत ही सिस्टमैटिकली आपने बहुत अपना मैसेज को पास ऑन किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए मैं जैसे फ्राइडे वीकेंड का जो शो था उसमें मैंने जो 4 कॉल्स थी मैं एक बार रिपीट करूंगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो इंट्राडे एफएनओ के तौर पे दिया था, ग्यूफिक बायोसाइंसेस इंट्राडे कैश पिक के तौर पे दिया था, एलेम्बिक फार्मा पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था, और कंट्रोल प्रिंट था वो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। तो अब अगर मैं पिक ऑफ द वीक अगर इस वीक के लिए मैं अगर बात करूं तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर एक स्टॉक है जिसको मैं अगेन आईटी फार्मा एफएमसीजी इन पे ज्यादा फोकस्ड है, कुछ केमिकल्स और इन पे। और दूसरा है रैलिस इंडिया जो कि अच्छा करेक्टेड स्टॉक है और टाटा ग्रुप की कंपनी, वहां पे ध्यान दे। एंड तीसरा हिकाल HIKAL। ये 3 स्टॉक्स है जो पिक ऑफ द वीक के तौर पे देखे जा सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक्स की लिस्ट है आपके लिए। वीकेंड वाले सेशन को, शो को अगर आपने मिस किया, बाजार आज और कल का जो वीकेंड एडिशन होता है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ग्यूफिक बायो, एलेम्बिक फार्मा और कंट्रोल प्रिंट, यानी कि 2 स्टॉक आपके वायदा कारोबार के हो गए, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एलेम्बिक फार्मा। 2 कैश मार्केट के स्टॉक ग्यूफिक बायो और कंट्रोल प्रिंट, ये तो जैन साहब ने ऑलरेडी आपको वीकेंड सेशन में दे दिए। आज 3 पिक ऑफ द वीक और है आपके लिए, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, रेलीज और हाइकल। ये 3 स्टॉक हैं जिन पर आप रखिएगा नजर। आइए नजर रखते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन भरपूर होने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि नतीजों के लिहाज से बातचीत हो चुकी है। HDFC बैंक तो बाय कॉल ऑलरेडी आ ही चुका है बंसल जी का 1450 के टारगेट के लिए। बाकी स्टॉक्स पर भी करते हैं फोकस। माइंडट्री मिले जुले नतीजे हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं, उम्मीद से थोड़े बेहतर ही मान सकते हैं आप। और इसके चार्ट्स पर राय दीजिए वागले साहब, माइंडट्री कैसे देख रहे हैं आप? जी माइंडट्री एक आईटी स्पेस में आउट परफॉर्मर स्टॉक रह चुका है और मुझे लगता है ये आज के मार्केट माहौल में तो गिरेगा, लेकिन मुझे लगता है 1990 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर मैं बाइंग की सोचूंगा, इसमें बेचना नहीं चाहिए। 1990 1980 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से वापस एक 2100 तक ये बाउंस बैक हो सकता है। ऑन द डाउन साइड 1940 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमी जी ग्लेनमार्क के चार्ट्स देखिए और राय दीजिए अपनी। और जिस वजह से ग्लेनमार्क का स्टॉक पिछले हफ्ते काफ़ी तेज़ दौड़ लगाता हुआ नजर आया, शुक्रवार को भी हाई लेवल पर जाकर बंद हुआ, जिसकी बात हम कर भी रहते कि शायद इसके IPO आने की तैयारी है सब्सिडरी कंपनी की। और फाइनली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के IPO के लिए सेबी में एप्लीकेशन ग्लेनमार्क ने कर दी है और ये खबर के दम पर स्टॉक दौड़ लगा रहा था। कितना और बढ़ सकता है? क्या आज खबर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर किसी ने खरीदा है? शुक्रवार को भी कुणाल जी, राकेश जी ने भी और बाकी काफ़ी लोगों ने हमारे खरीदारी करने की राय भी दी थी। अगर किसी की खरीदारी की हुई है तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अनिल जी चार्ट में तो बेहद स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि आज का माहौल जितना खराब एक्सपेक्टेड है, अगर उसी के लिए अगर ये स्टॉक गिर जाता है तो मुझे लगता है कि 555 550 ये एक स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है। और मेरी तरफ से मैं यही राय मानती हूँ, अगर ये 550 के ऊपर मेंटेन करता है तो वो लेवल इसके लिए फ्रेश खरीदारी करने की होगी और मुझे लगता है कि इसका जो नया टारगेट होगा वो 650 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ग्लेनमार्क फार्मा को अगर किसी ने पहले लिया है तो उन लोगों के लिए 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि मार्केट अगर गिर जाएगा और स्टॉक अगर 550 से नीचे आ जाएगा तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज में चला जा सकता है, जिसमें उसमें कोई नया मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं। पर 550 के ऊपर वापस से 640 650 तक जाने का उम्मीद होगा। तो 550 के आने के आसपास आने के बाद मैं वहां पे फ्रेश बाय कॉल सजेस्ट करूंगी। ओके, 550 के आसपास खरीदारी करें। बंसल जी 572 पर आपने शुक्रवार को खरीदारी करने की राय दी थी, 561 के स्टॉप लॉस के साथ 605 और 620 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस टारगेट कोई रिवाइज करना चाहेंगे सर? नहीं अनिल जी, स्टॉप लॉस तो वही 560 का ही लगाना चाहिए और अल्टीमेटली इसको अगर पोजिशनल बेसिस पे रन करना है तो 550 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में अल्टीमेटली स्टॉक 635 640 की तरफ जा रहा है। जय ठक्कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जय से भी वक्त है उनकी पिक ऑफ द वीक लेने का। जय सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन सा शेयर आज है आपके रेडार पर पूरे हफ्ते के लिए?
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी, मार्केट का मूड तो थोड़ा नेगेटिव है, बट देन एक स्टॉक मुझे से लग रहा है पॉइंट ऑफ व्यू जो लिया जा सकता है, पिक ऑफ द वीक जो है वो शुगर स्पेस से है, EID पैरी। अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें एक अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब करीब ऊपर में हमें 360 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, तो ये स्टॉक को बिजी करके चल सकते हैं। तक के टारगेट के लिए EID पैरी, ये है वो स्टॉक जिसमें हफ्ते भर के लिए करनी है आपको खरीदारी। जिन साहब, ये सारी फार्मा कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। जो खबरें आई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन आप कितना ही जोर लगा लो मिल नहीं रहा। सब अच्छे लोग ट्राई करके वीकेंड पर सब देख चुके हैं, पिछले हफ्ते देख चुके हैं। जो बिस्तर पर पेशेंट है, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं पर अवेलेबल है, बाकी है नहीं। सरकार ने सब इन रेमडेसिविर के जो वायल्स हैं उसकी कीमतें घटाई है। एक तरफ चूँकि कीमतें कम किए, तेज़ी से कम किए, फार्मा कंपनियों के लिए नुकसान की बात है, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड ज़बरदस्त है और अगले 15 दिनों में प्रोडक्शन दुगुना करने की भी बात हो रही है। तो कैडिला, सिप्ला, जुबिलेंट फार्मोवा, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारी कंपनियां जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती है लिस्टेड स्पेस में, बताएं क्या है इन पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल देखिए, इन पे तो ध्यान देना ही चाहिए। कैडिला, सिप्ला, इन पे तो वैसे भी बुलिश हैं। और देखिए, मैं तो कहूंगा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वाकई में अब डर लगने लगा है। जिस तरीके का जो आप कह रहे हैं, वैसे ही हमारा भी यहाँ पे हालात थे और कई लोग की जान भी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स एंड रेमडेसिविर और ये सारे मेडिसिन को लेकर, और सुमो जैसी टैबलेट भी कई बार नहीं मिल रही है। सो बहुत अजीब सा माहौल हो रखा है। सो बहुत एग्रेसिवली सरकार लगता है कि इस पे एक्शन लेगी और रेट्स को कम भी किया। चेतन भुट्टा जी ने ट्वीट भी किया था फ्राइडे सैटरडे के दिन। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि कैडिला और सिप्ला ये दोनों बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे यहाँ पे। सिंजिन, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। एनीवेज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और रेट्स भले रिड्यूस्ड हो बट कंजम्पशन इतना बढ़ने वाला है कि इन कंपनियों को तो देखिए फायदा होगा। सो बेसिकली टॉप ऑफ द कॉल है मेरा सिंजिन और कैडिला और सिप्ला। बट सिप्ला बहुत ज्यादा चल चुका तो थोड़ा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए। सिंजिन मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप है वहां पे। ओके, ये है आपके लिए फार्मा शेयरों पर राय, जहां पर एक्शन भरपूर है इस वक्त। कुछ और स्टॉक्स है जहां पर पूरा एक्शन रहने वाला है, उन पर भी राय ली जाए। KEC इंटरनेशनल, जय जरा इसके चार्ट्स देखिए। 477 करोड़ रुपए का एक करार किया है इन्होंने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। क्या दम है कुछ चार्ट्स में खरीदारी की जाए या छोड़ दें? अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ये स्टॉक में हायर लेवल्स पे करीब 430-35 के आसपास बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस है, और ये स्टॉक थोड़ा एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करेगा, एक डाउन ट्रेंड में है एज ऑफ नाउ तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द लोअर साइड अगर 380-85 के आसपास अगर मिलता है तब एक अच्छी लेवल होगा इसको खरीदने का। या तो 430-35 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो एज ऑफ नाउ इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि रेंज बाउंड रह सकता है थोड़ा और समय तक। जैन साहब, दो कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तो है एग्रोटेक फूड, जहाँ रेखा झुंझुनवाला, जो राकेश झुंझुनवाला जी की श्रीमती जी हैं, उन्होंने अपनी मार्च तिमाही में स्टेक बढ़ाई है। 3.25% से 3.5% के आसपास, करीबन 0.3% के आसपास की स्टेक उन्होंने बढ़ाई है। 1/4% मान लीजिए। इस पर राय दीजिए अगर आप ट्रैक करते हैं। दूसरा भंसाली इंजीनियरिंग, अगर आप ट्रैक करते हैं तो उस पर भी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसके भी वीकेंड पर नतीजा है। 90% आय बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 17%, मेरे को समझ में नहीं आया इतना बढ़ा है 17%, मार्जिन 5% से सीधा 50% हो गए और मुनाफा 21 टाइम बढ़ा है। अब ये नतीजे कब तक इतने बड़े आएंगे ये पता नहीं, लेकिन ये दोनों स्टॉक अगर आपके रडार पे हैं तो बताइए। बिल्कुल है अनिल जी। एग्रोटेक फूड्स तो मुझे याद है SPL मिड कैप में जिस दिन मैंने एग्रोटेक फूड्स दिया था तो ये एक्टू बनाने वाली कंपनी, और उसी दिन मैंने हॉकिंस भी दिया था। तो आपने ये बोला कि भाई ये सारे जो किचन वाले स्टॉक्स आजकल लगता है किचन में ज्यादा काम कर रहे हो लॉकडाउन के दौरान। ये अगस्त सितंबर की बात है और उसके बाद ये जबरदस्त रनअप दिया। और वेरी फ्रैंकली ये मेरे अभी जैन साहब के जेम्स की सीरीज के लिए आगे आने वाले कुछ दिनों के हिसाब से मैं रडार पे रखा हुआ था, और मैं जस्ट वेट करता हूं कई बार कई राइट लेवल्स आ जाए तो उस दिन देते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज बेहतर रहते हैं। तो बिल्कुल इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द कंपनी, एंड मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। और बाय ऑन डिक्लाइंस का स्टॉक है, ये स्टॉक्स तो चलनी ही है। और एग्रोटेक फूड्स अब अगेन मोर रेलेवेंट हो गया। और BPL अगर भंसाली इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए वाकई में जिस तरीके के रिजल्ट्स है, दे आर टू गुड टू बिलीव, बट देन यस कंपनी इज परफॉर्मिंग
बट अगेन मेरी राय बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मैं बाइंग करने की राय नहीं देता इस स्टॉक पे, तो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। बंसल जी, ये जो आपकी सरकार है दिल्ली में, उन्होंने 3-4 एयरलाइंस के खिलाफ FIR का ऑर्डर दिया है, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, एयर एशिया, कि जो महाराष्ट्र से आने वाले जो पैसेंजर उनके RT-PCR की जांच नहीं की गई है। ये एक है। दूसरा, हांगकांग ने भी भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस से आने वाली उड़ानों पर 14 दिनों के लिए रोक लगाई। तो एविएशन कंपनियों के लिए फिर से थोड़ी ख़राब खबरें आने लगी है। बताएं क्या राय है आपकी स्पाइसजेट, PVR या फिर ये इंडिगो, दोनों स्टॉक पर? देखिए अनिल जी, इंडिगो का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ये स्टॉक अभी तक गिरा नहीं है, बट गिरने का पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर 1564, इंडिगो में 1560 एक सपोर्ट है, तब यहाँ पर एक बड़ा क्रैश को मिलेगा। दूसरा, हम स्पाइसजेट को देखें तो स्पाइसजेट का स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू इंडिगो ज़्यादा वीक है और यहाँ लेवल की वेट नहीं करनी चाहिए। ये ऑलरेडी एक सेल मोड में चल रहा है। 68 रुपीज़ 20 पैसा, 68 रुपीज़ 20 पैसा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, और टेक्निकली ये स्टॉक 58, 57 तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। और अनिल जी, एक स्टॉक का नाम भी आपने और लिया था, PVR। नज़र PVR पे भी रखनी चाहिए। PVR भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास चल रहा है, 1045, 1045 इसका एक सपोर्ट है, जो कि शुक्रवार को टूटा भी था, बट उसके ऊपर की क्लोजिंग आई। अगर 1045 के लेवल्स PVR में टूटते हैं तो यहाँ पर भी एक बड़ा डिक्लाइन टूवर्ड्स 930, 940 का PVR में भी देखने को मिल सकता है। PVR के लिए एक बुरी खबर और भी है कि क्रिसिल ने लंबी अवधि के कर्ज और NCD की रेटिंग इन्होंने एक नॉच कम की है। अभी AA चल रही थी, AA- कर दिया, और इसके साथ ही आइनॉक्स लीजर, उनकी भी AA- थी, उससे भी एक नॉच कम करके A+ की है। तो ये एक और खबर है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जय, जरा अदानी ग्रीन, इसके चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। टोरेंट पावर से 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है, ये खबर आई है अदानी ग्रीन। इसके चार्ट्स क्या करें? नहीं जी, ये स्टॉक काफी समय से बहुत ही अच्छे अपट्रेंड में रहा है अडानी ग्रीन। एंड रिसेंटली हमने ये देखने मिला है ये स्टॉक में कि लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना चालू हुआ है, और इसके इंडिकेटर्स में अनिल जी मैं कहूंगा कि क्लियरली एक सेल क्रॉसओवर देखने मिला है। वॉल्यूम्स भी कुछ खास देखने मिल नहीं रहे। सो ये स्टॉक में ऑन दी अपसाइड लगभग 1160 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर खरीदना चाहिए, या तो मैं कहूंगा उसके ऊपर ही खरीदना चाहिए। 1160 के ऊपर अगर निकलता है जी, देन डेफिनेटली ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। उसके ऊपर लगभग इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो 1250 एंड देयर आफ्टर मे बी 1400 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिलेंगे, विच वुड बी अ लाइफ टाइम हाई। बट जब तक वो 1150 के ऊपर या 1160 के ऊपर क्लियरली एक ब्रेकआउट नहीं देता, मैं कहूँगा एक स्टॉक नीचे में 1040 एंड ऊपर में 1160 ये रेंज में ट्रेड कर सकता है। जैन साहब, एक जरा वंडरला हॉलीडेज इस पर आए दीजिए। इनका एक बढ़िया इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आया। इन्होंने कहा कि इनके सारे जो अम्यूजमेंट पार्क हैं, जो थीम पार्क वगैरह चलाते हैं ना ये लोग, ये बोले ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ही खुले रहेंगे। तो ज़्यादातर शनिवार रविवार तो सब जगह लॉकडाउन है, तो लोग जाएंगे कैसे? अनिल जी, मैं जब इसको स्टॉक को मैं वेरी फ्रेंकली एडमिट करूंगा कि मैंने इस स्टॉक को दिया हुआ है। अच्छा। जैन साहब के जेंट्स में भी मुझे बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया लग रही थी, मगर ये लॉकडाउन और वापस से जो सेकेंड वेव है, ये देखिए कंपनी को अफेक्ट करेगा। इट्स नॉट दैट इजी। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स और प्रोमोटेड बैकग्राउंड और ये सब बढ़िया है, तो इसीलिए इस स्टॉक पे वैसे डर नहीं लगता है। तो जिन्होंने ले रखा है, मेरी राय पे वो होल्ड करके रखे। बाकी आपने जो कहा, देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो अब एक तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट का सबसे पहला जो हथियार है वो यही है कि भाई सैटरडे संडे तो बंद ही कर दो, फिर बाद में अगर एक्सटेंड करना होगा, जैसे हमारे राजस्थान सरकार ने एक्सटेंड भी कर दिया। सो लेट्स सी। बट अब क्या फ्रेश बाइंग की राय एक बार मैं अब नहीं दूंगा, और न्यूज इंटरेस्टिंग है जो भी है, बट नीचे आने पे घबराएं नहीं। मुझे लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम रखें और इसको होल्ड करके रख सकते हैं।